हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिड लाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं प्रयोजना कार्य विषय संस्कृत का उत्तर इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल घंटी आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूरे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। 3 प्रयोजना दिया गया, तीनों प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। प्रश्न क्रमांक पहला क्या है? पठित पाठ के आधार पर किसी एक महापुरुष के जीवन वृत्त पर एक प्रोजेक्ट तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक दूसरा, अपने समीप के पोस्ट ऑफिस डाकघर में जाकर बचत योजना की जानकारी लेकर लिखिए। संस्कृत दिवस, कालिदास जयंती, वाल्मीकि जयंती में से एक का वर्णन कीजिए। तो चलो देखते हैं तीनों के उत्तर किस तरह से लिखना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के बारे में। ये पहले का उत्तर होगा। डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 1888 ईस्वी में सितंबर माह के 5 तारीख को हुआ। उनके पिता वीर स्वामी ओय्या शिक्षक थे। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण, धर्म में विश्वास रखने वाली थी। राधा कृष्ण महोदय की प्रारंभिक शिक्षा अपनी गांव में हुई। वह मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज नामक विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। राधा कृष्णन महोदय स्वभाव से ही शिक्षक थे। वह लंबे समय तक शिक्षण कार्य की। 1921 वर्ष में कोलकाता विश्वविद्यालय में दर्शन विषय के प्राध्यापक थे। राधा कृष्णन महोदय 1931 ईस्वी में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर सुशोभित किए गए। राजनीति के क्षेत्र में भी डॉक्टर राधाकृष्णन महोदय का महान योगदान था। 1950 ईस्वी में रूस देश में राजदूत के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। 1952 में भारत के उपराष्ट्रपति, उसके बाद राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किए गए। दार्शनिक के रूप में उनकी कीर्ति विदेशों में फैल गई। वह आदर्श शिक्षक, महान शिक्षा शास्त्री, राजनीति कुशल, प्रसिद्ध दार्शनिक, विशिष्ट देशभक्त और चिंतक थे। आज भी राधा कृष्णन महोदय के जन्मदिन को हमारा कृतज्ञ राष्ट्र शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। उनके इस असाधारण सेवा और विशिष्ट व्यक्तित्व को देखकर भारत राष्ट्र ने उसे भारत रत्न की इस सर्वोच्च अलंकरण यानी कि सम्मान से सम्मानित किया गया। तो पहले का उत्तर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको देना था। उसके बाद दूसरा है आपको डाकघर के बारे में बताना है। डाकघर में जाकर उसके बारे में जानकारी एकत्र कर आपको उत्तर देना है। तो डाकघर योजना क्या होता है इसके बारे में हम पहले जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत आप डाकघर या पोस्ट ऑफिस में अपना खाता खुलवा सकते हैं और उच्च ब्याज दरों का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना के तहत अगर व्यक्ति पैसों का निवेश इस योजना में करता है तो उसको ब्याज के साथ साथ इनकम टैक्स का भी लाभ मिलता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों के अंदर बचत की भावना को बढ़ाना, इसके साथ साथ उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना है। इसके लिए सरकार ने पोस्ट ऑफिस में कई योजनाओं में निवेश करने का बढ़ावा दिया और साथ ही कर में छूट का भी प्रावधान है। तो इस तरह से आपको बताना है। इसमें कई स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, किसानों के लिए योजना, बहुत सारे योजना इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम की विशेषताएं क्या है? सबसे बड़ी विशेषता यही है कि डाकघर में निवेश करने से लोग बचत करने के लिए प्रेरित होंगे। पैसों की बचत होने में निवेशकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना में आवेदन करना बहुत आसान है। इस योजना को लंबे समय तक रख सकते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीमों में बचत दरें होती है वो 4% से 9% तक की है। यह एक भारत द्वारा शुरू की गई स्कीम है जो पूरी तरह सुरक्षित है। उसके बाद आपके लिए जो निवेश करने का जो प्रक्रिया होगा उसमें निम्न प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम 2021 हेतु खाता खुलवाने के लिए सबसे पहले आपके पास पोस्ट ऑफिस जाना होगा। निवेशकों को जिस योजना में निवेश करना है वह पोस्ट ऑफिस में जाकर उस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा। पहले उस योजना के बारे में अवश्य पढ़ ले। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भरना होगा, जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि। उसके बाद आपको ज़रूरी दस्तावेजों को उस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, जोड़ना होगा।
फिर उस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस में जमा कराना होगा। इस प्रकार अपने अनुसार जिस योजना में निवेश करना चाहते हैं वह कर सकते हैं और डाकघर बचत योजना का लाभ ले सकते हैं। तो ये भी उत्तर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि किस तरह से आपको बचत योजना के बारे में बताना था। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। महाकालिदास जयंती के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग रोचक ये कहानी है। 9 नवंबर को उसका जन्मदिन होता है। महाकवि कालिदास का जन्म कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को हुआ था। ये इतना चीज आपको समझ में आ गया। उसका जो जन्म हुआ था 9 नवंबर को हुआ था। कालिदास ने अपनी दूरदर्शी सोच और कल्याणकारी विचारों को अपनी रचनाओं में उतारा। कालिदास एक महान कवि और नाटककार ही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। वे भारत के श्रेष्ठ कवियों में से एक थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार मानकर सुंदर, सरल और अलंकार युक्त भाषा में अपनी रचनाएं की। अपनी रचनाओं के माध्यम से भारत को एक नई दिशा देने की कोशिश की। कालिदास साहित्य अभी भी तक महान कवियों में अद्वितीय थे। कालिदास जी साहित्य में अभी तक वे महान कवियों में अद्वितीय थे। उनके साहित्य ज्ञान का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। कालिदास की उपमाएं बेमिसाल है। उनकी ऋतु वर्णन अद्वितीय है। मानव संगीत कालिदास के साहित्य के मुख्य अंग है। इस तरह से आपको इसको और शॉर्ट कर सकते, जो बातें तुमको लगता है कि इसमें लिखने लायक है उन बातों को आप लिख सकते हैं। जिन बातों को आपको छोड़ना है उन बातों को यहाँ पर छोड़ सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। माना जाता है कि कालिदास माँ काली के परम उपासक थे। कालिदास जी का नाम का अर्थ है काली की सेवा करने वाला। कालिदास अपनी कृतियों के माध्यम से हर किसी को अपनी तरह आकर्षित कर लेते थे। विक्रमादित्य के 9 दरबारों में से विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे कालिदास। इस तरह से मैंने सभी उत्तर को बता दिया। 3 प्रोजेक्ट दिए, उसमें से 2 प्रोजेक्ट को करना अनिवार्य है। तो वीडियो को देखने के लिए बच्चों धन्यवाद। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। धन्यवाद।